22 अक्टूबर 2020 के द हिंदू एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दिन की शुरुआत करना चाहूँगा स्टीव प्रीफोंटेन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के साथ। टू गिव एनीथिंग लेस देन योर बेस्ट इज टू सेक्रीफाइस द गिफ्ट। हम सब के अंदर ये पोटेंशियल है, ईश्वर ने हमें ये वरदान दिया है, ये गिफ्ट दी है कि हम जिस व्यवसाय में हैं, जो भी हम करें उसमें हम बेस्ट कर सकते हैं। ये चॉइस जो है वो हमारे हाथ में होती है। तो आप जो भी करें मेक श्योर कि यू गिव योर बेस्ट, राइट। जब आप अपना बेस्ट देंगे तो आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इसी के साथ नवरात्रि सेल चल रहे हैं हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर। ये 26 अक्टूबर तक चलेंगे। डोंट वेट फॉर 26 अक्टूबर, राइट। आज ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। स्मार्ट कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर अवेलेबल है। नवरात्रि सेल का लाभ उठाइए, ऑर्डर प्लेस कीजिए, नवरात्रि 5 कोड का इस्तेमाल करें और एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। विद दिस डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। आज हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले डिजिटल पेमेंट सुपर हाईवेज के बारे में बात करेंगे। 2 आर्टिकल्स टाइम्स ऑफ इंडिया में से हैं और बाकी के 2 आर्टिकल्स यानी कि टोटल 3 आर्टिकल्स द हिंदू में से और 2 आर्टिकल्स टाइम्स ऑफ इंडिया में से हैं। पहला जो आर्टिकल्स है, पोर्ट होल्स ऑन द डिजिटल पेमेंट सुपर हाईवेज। डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल हम सब कर रहे हैं, राइट। आई एम श्योर हम सब ने इसका इस्तेमाल किया है और कर रहे हैं और इससे हमारा जीवन जो है वो और आसान बन गया है। कोविड-19 अपने आप में एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, नो डाउट, लेकिन किसी भी नेगेटिव चीज़ के साथ या फिर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई भी ऐसे हर्डल्स होते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। कोविड-19 की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोगों ने डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल जो है उसको करने की शुरुआत कर दी है। वे सारे लोग जो इन पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते थे, आजकल वे भी डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें जो हैं, जहाँ पर पहले सिर्फ कैश ही एक्सेप्ट करते थे, आज उनके वहाँ पर भी क्यूआर कोड्स प्रिंट करके उन्होंने बड़े बड़े क्यूआर कोड्स लगाए हैं ताकि उनको जितना कम हो सके उतना कैश के साथ डील करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये भी भय, और ये भय सच भी है कि कोविड-19 इन्फेक्टेड कोई व्यक्ति हैं तो फिर उनके द्वारा टच की गई चीज़ें जो हैं तो उनसे भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो डिजिटल पेमेंट के बारे में मैं और क्या बैकग्राउंड आपको बताऊं। हम सब ने इसका इस्तेमाल किया, हम सब जानते हैं पे फ़ोन, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर ये जो पीओएस मशीन होता है, जब हम किसी स्टोर में जाते हैं तो हम अपना कार्ड जो है या तो स्वाइप करते हैं या फिर उसमें जो चिप है उसको इंसर्ट करते हैं इस मशीन में। और आजकल तो ये वायरलेस पेमेंट भी बहुत सारी जगहों पर हमें देखने को मिलता है। बाय द वे, ये आर्टिकल जो है ये लिखा है आर.बी. बर्मन साहब ने। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और कुछ बैंक्स ने, बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उसके बाद कुछ बैंक्स ने और बहुत सारी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज यानी कि फिनटेक्स ने भी भारत में डिजिटल पेमेंट के ग्रोथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 2004 में, प्रिसाइसली मार्च 2004 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम को लॉन्च किया और उसी टाइम पर एनईएफटी यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र को लॉन्च किया गया, जिससे हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल जो है वो रिटेल पेमेंट के लिए करते हैं। आरटीजीएस जो है वो जनरली स्पीकिंग जो बड़ा पेमेंट होता है, लार्ज वैल्यू पेमेंट्स के लिए आरटीजीएस बेस्ट रहता है और छोटे छोटे पेमेंट्स के लिए हम एनईएफटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनईएफटी फ़िलहाल 24/7 365 डेज़ अवेलेबल हैं। दिसंबर 2020 से आरटीजीएस भी 24/7 365 डेज़ अवेलेबल होगा। इससे हमारे देश के कैपिटल मार्केट में, कॉरपोरेट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। कुछ टाइम पहले की खबर है, डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में हमने इसको डिस्कस किया था। आपको याद होगा रेगुलर स्टूडेंट्स कि सेबी ने T+1 सेटलमेंट को लॉन्च किया है। T+1 सेटलमेंट यानी कि जो शेयर मार्केट के जो ट्रांजैक्शंस थे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, लेमेंस लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो पहले ऐसा होता था कि आप कोई शेयर में ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई शेयर खरीदते हैं तो आप 2-3 दिन के अंदर
इसका पेमेंट कर सकते थे। 3 या 4 दिन ऐसा कुछ था। वैसे शेयर मार्केट के साथ मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे पता है कि कुछ दिनों की क्रेडिट आपको मिलती थी। उसके पीछे मेन रीज़न ये था कि पहले तो 30 दिनों तक की क्रेडिट मिलती थी, लेकिन फिर ट्रांजैक्शंस बहुत ही स्लो हो जाते थे, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन अब T+1 यानी कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया तो उसी डेट पर आपको पैसे पे कर देने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, इससे ट्रांजैक्शंस काफ़ी फास्ट हो जाएंगे, और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है वो आज हमारे देश में काफ़ी स्प्रेड हो चुका है। इसका दूसरा फ़ायदा जो हमारे देश को देखने को मिला वो ये है कि इंटरनेशनल कैपिटल जो है वो भी एक बड़ी मात्रा में हमारे देश में आने लगा है। ये पूरा जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो बिल्डिंग है ये सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन है, और सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन के एक दौरे पर हमारी एक टीम गई थी, और उस टीम ने वहाँ पर देखा कि उनका जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट एनजीओ टाइप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है BGCAB। तो ये जो BGCAB है, इसने क्या किया कि वहाँ पर रिटेल पेमेंट और दूसरी ऐसी सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो डिजिटल पेमेंट के साथ कुछ स्वीडन की 8 बैंक ने मिलकर इस BGCAB को लॉन्च किया। और फिर हमारी टीम वहाँ पर जब गई थी, RBI की एक टीम गई थी, एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि लर्निंग टूर के ऊपर वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि स्वीडन में इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने स्थापित की हैं, तो फिर हमारे देश ने भी या फिर हमारे देश की 10 बैंक ने मिलकर RBI ने सपोर्ट किया, और 2009 में NCPI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लॉन्च किया। और ये भी एक प्रकार से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके आने से हमारे देश में डिजिटल पेमेंट जो है वो काफ़ी स्प्रेड हुआ है। उस टाइम पर हमारे जो गवर्नर साहब थे, RBI के गवर्नर YV रेड्डी साहब ने भी इस टीम ने जो यहाँ से सीखा और यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट हुआ तो इसकी काफ़ी प्रशंसा की थी। UPI IMPS राइट, ये एक वेल रिकॉग्नाइज्ड सर्विस है सेंट्रल बैंक, और दूसरे देशों ने भी इसको काफ़ी इसकी प्रशंसा की है। फॉर एग्जांपल द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने NPCI मॉडल के बारे में 2019 में बताया कि ये एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व है दुनिया के दूसरे देशों के लिए। वी शुड फॉलो NPCI मॉडल एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये भारत के लिए एक प्रेशियस जेवल है, और NPCI को हमें 10 साल हो चुके हैं इसके सक्सेसफुल जर्नी के, एंड वी हैव टू प्रिजर्व इट। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि अब वक्त आ चुका है कि NPCI को हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना दें, क्योंकि NPCI ये सारी चीज़ें जो सपोर्ट करता है डिजिटल पेमेंट, ये सारी चीज़ें, तो उनका भी नुकसान होता है। उनको भी कोई नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो उनका कोई ऐसा प्रॉफिट का टारगेट नहीं है, तो उतने सारे पैसे उनके पास नहीं रहते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से होगा ये कि एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर जो हैं उनको ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और जब आपको पता चलता है कि आप एक चीज़ 100 रुपये की ख़रीदते हैं, तो अगर आप उनको 100 रुपये की नोट दें तो वो एक्स्ट्रा कोई कैश इटसेल्फ जो है, ये करेंसी अगर आप देते हैं तो इसमें कोई एक्स्ट्रा आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप 100 रुपये की चीज़ें खरीदें और आपको 2 रुपये डिजिटल टैक्स एक प्रकार का या फिर एक फ़ी पे करनी पड़े, तो फिर लोग जो है वो ज़्यादा कैश का इस्तेमाल ही करेंगे, इज़न्ट इट। ये 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जो हैं, छोटी छोटी ऐसी जो राशि हैं, इससे फिर लोग डीमोटिवेट होते हैं। ऐसा लगता है कि इतने रुपए की खरीदी करें और हमें 100-150 रुपये सिर्फ फ़ी में पे कर देने पड़ते हैं, तो वाई वी शुड यूज़ इट। इससे अच्छा तो यही है कि हम कैश का इस्तेमाल करें। तो NPCI के एक्सपांशन और सर्वाइवर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो NPCI को सपोर्ट करें, ताकि हम ये डिजिटल सर्विसेज को हमारे देश के कोने कोने तक ले जा सकें। बजट 2020-21 में गवर्नमेंट ने MDR, ज़ीरो MDR यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट, अगेन यहाँ पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि ये जो मशीन है इसको कहते हैं POS, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो इसका जब हम पहले इस्तेमाल करते थे तो ऐसा था कि आपको कुछ फ़ी पे करनी पड़ती थी,
अगेन ये 100 रुपये वाला एग्जाम्पल कि आपने कुछ 1000 रुपये की चीज़ें खरीदी तो उसके ऊपर 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते थे। तो इससे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन जब से इसको ज़ीरो कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार का चार्ज आपसे कलेक्ट नहीं किया जाएगा, तो लोगों ने इसका इस्तेमाल भी काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया है। तो सरकार ने ये बताया कि ये जो यूपीआई है, एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स हैं, रुपे हैं, फिर भीम है, एक्सेट्रा, फॉर एग्जांपल रुपए का कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार ने जो दूसरे ऐसे वीज़ा हैं, फिर मास्टर कार्ड हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस एक्सेट्रा, तो इनको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की। तो एक प्रकार से एक सेगमेंट क्रिएट किया और इनसे ये जो वीज़ा मास्टर कार्ड उनको बहुत थोड़ा नुकसान भी हुआ है, क्योंकि ज़्यादा लोग अब रुपए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का चार्ज इसके ऊपर नहीं है। ऑफ कोर्स रुपए सिस्टम हमारे देश की है, हम इसको सपोर्ट करें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर रुपए को कोई कंपटीशन नहीं मिलेगी तो फिर रुपए का एक्सपांशन भी नहीं होगा, राइट। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड गवर्नमेंट को यहाँ पर क्रिएट करने की आवश्यकता है। बैंक्स को भी ये समझना चाहिए कि ये 2 रुपये 1 रुपये जो चार्ज करते हैं, इससे अच्छा है कि ये चार्ज ना करें, क्योंकि कैश विड्रॉवल जो है, एक जगह से दूसरी जगह पर कैश पहुंचाना कोई मामूली बात नहीं है। सिक्योरिटी है, फिर एटीएम्स जो हैं उनको आपको टॉपअप करना है, उनको लोडेड रखने हैं, तो इससे भी बहुत सारा खर्च होता है। तो अगर ज़्यादा कस्टमर्स डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें तो इसमें बैंक का ही फ़ायदा है। तो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ट्रायंगल बन सकता है जिसमें आरबीआई, फिर बैंक्स के साथ साथ फिनटेक्स भी आ गई, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मिलकर जो भी थोड़ा बहुत खर्च होता है इस खर्च को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि लोग जो हैं, कस्टमर्स जो हैं, इनको कोई एक्स्ट्रा फीस पे करनी ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें। इससे हर किसी का फ़ायदा है। इसका एक बड़ा पिक्चर ये भी है कि गवर्नमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दे पाएगा, तो करप्शन कम होगा और हमारा देश जो है वो लेस कैश या फिर कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, दिस वन इज अबाउट इंडिया एंड ताइवान एंड चाइना एज वेल। अब भारत चाहता है कि ताइवान के साथ हमारे ट्रेड डिस्कशंस जो हैं, ट्रेड डील जो हैं, उसको एक नया रूप दे, और चाइना इससे काफ़ी नाराज़ हो गया है। भारत और ताइवान को लेकर जो रिपोर्ट आए हैं, एक डील हो सकती है दोनों देशों के बीच में। और यहाँ पर मैं ताइवान को एक देश बता रहा हूँ क्योंकि चाइना तो इससे बहुत नाराज़ हो जाएगा। चाइना की स्ट्रेटजी के बारे में आप सब जानते हैं, हमने कई बार इसके बारे में बात की है। चाइना आज भी ये कहता है कि ताइवान जो है वो उनका एक प्रोविंस या फिर एक स्टेट है। वन चाइना प्रिंसिपल को इंडिया रिस्पेक्ट करे, ऐसा चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री का एक स्टेटमेंट आया है। अब मज़े की बात तो ये है कि एक ऐसा देश दूसरे देश को ये बता रहा है कि आप वन चाइना या फिर इस प्रकार के जो उनके जो भी डील्स हैं, जो भी वो मानते हैं चाइना, तो इनको हम फॉलो करें। और ये एक ऐसा देश बता रहा है कि जिसने दूसरे देशों की सॉवरेनिटी के बारे में, दूसरे देशों की बॉर्डर्स के बारे में कभी चिंता नहीं की है, अपनी मनमानी की है, ऐसा देश, भारत जैसे देश को ये बता रहा है कि आप ऐसा ना करें। ऑफ कोर्स भारत को चाइना का ये स्टेटमेंट जो है उसको रिजेक्ट और इग्नोर ही करना चाहिए। यहाँ पर मुझे एक और पॉइंट याद आ रहा है, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत ने BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या फिर वन रोड वन बेल्ट वन बेल्ट वन रोड OBOR जो है, इसको ज्वाइन क्यों नहीं किया? इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि ये जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भारत का जो एक पार्ट है जो फ़िलहाल पाकिस्तान के कब्ज़े में है। हम कहते हैं इसको POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये POK में से ये CPEC गुजरता है। भारत ने पहले ही उनको बताया था कि आप ऐसा ना करें, ये हमारा पोर्शन है, ये फ़िलहाल पाकिस्तान के कब्ज़े में है, लेकिन आज नहीं तो कल एक ऐसा दिन आएगा जब ये पोर्शन हमारे पास, हमारा कंट्रोल इसके ऊपर होगा। तो चाइना ने बहुत ही ईजिली उस टाइम पर भारत को बता दिया कि जब आपके पास ये पोर्शन होगा तब आपके साथ हम नेगोशिएशन करेंगे, फ़िलहाल तो ये CPEC जो है वो हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमारी सॉवरेनिटी को रिजेक्ट किया,
हमारी सोवरेनिटी के बारे में कुछ नहीं सोचा, और आज जब हम ताइवान के साथ डील कर रहे हैं तो चाइना जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। आपकी स्क्रीन के ऊपर है ताइवान, एक छोटा सा आइलैंड नेशन है। ये रहा ईस्ट चाइना सी, यहाँ पर है ताइवान स्ट्रेट, ये है चाइना और ताइवान के बीच में है ताइवान स्ट्रेट। यहाँ पर साउथ चाइना सी है, ये पैसिफिक ओशन है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भी ताइवान से पास होती हैं। ताइपे जो है ये इसका कैपिटल है। और ताइवान की खासियत आप जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो लेट मी टेल यू कि एक एशिया का इकोनॉमिक डायनामो कहा जाता है, एक फ्री और इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक देश है। भारत और ताइवान के ट्रेड रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो 2019 में दोनों देशों ने $7.2 बिलियन का ट्रेड किया था, लेकिन ये आज भी उसका जो पोटेंशियल है उससे बहुत कम है। इससे बहुत ज़्यादा ट्रेड हम कर सकते हैं। ताइवान सेमीकंडक्टर्स में एक पावर हाउस है, एक एक्सपर्ट कंट्री है। हार्डवेयर की बात करें तो एक बहुत ही कंप्यूटर और आईटी रिलेटेड हार्डवेयर में ताइवान जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। और प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा है उनके वहाँ पर। ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ जुड़ा हुआ है। लॉजिस्टिक्स में भी ताइवान जो है वो बहुत आगे हैं। ताइवान की कंपनीज जो हैं उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाइना में भी किया है। चाइना के साथ भी उनकी बहुत सारी ट्रेडिंग और बायलैटरल ट्रेड और डील्स होती रहती हैं। और आज जब ताइवान हमारे साथ डील कर रहा है तो चाइना जो है वो एक हिपोक्रेसी डिस्प्ले कर रहा है। बहुत सारी ताइवान की कंपनीज भी चाइना के बाहर निकलना चाहती हैं, रीलोकेट करना चाहती हैं। अलग अलग ऑप्शंस उनके पास है, उसमें से एक ऑप्शन भारत भी है। कुछ टाइम पहले ताइवान ने एक न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी, जैसे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उस प्रकार से ताइवान की न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी है, जिसमें उन्होंने 18 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ अपने कनेक्शंस को मजबूत करने की बात बताई है। और इस 18 कंट्रीज़ में से एक है हमारा देश भारत। हमारे देश भारत की बात करें तो सॉफ्टवेयर में भारत बहुत आगे हैं, हार्डवेयर में ताइवान आगे हैं। तो अगर ये दोनों देश मिल जाएं तो एक परफेक्ट फिट बन सकता है। आज का जो ज़माना है, आने वाला कल जो है वो भी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ ज़माना है। आई एम टॉकिंग अबाउट आईटी टेक्नोलॉजी, राइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये धीरे धीरे अब जन्म ले रही हैं और आगे जाकर ये बहुत ज़्यादा एक्सपांड होगी। तो एक ऐसा देश जो हार्डवेयर में परफेक्ट है, एक ऐसा देश जो सॉफ्टवेयर में परफेक्ट है, अगर ये दोनों मिल जाएं तो 1+1 2 नहीं, लेकिन 1+1 3 होगा। इसको कहते हैं हम सिनर्जी, कि जब दो पार्टनर्स ऐसे जो दोनों अपने अपने एरिया में कैपेबल हैं, एक्सपर्ट हैं, अगर ये मिल जाते हैं तो इनकी जो एनर्जी है या फिर इनकी जो सिनर्जी है ये नॉर्मल एडिशन से भी ज़्यादा रिजल्ट पैदा कर सकती हैं। ताइवान का इन्वेस्टमेंट अगर हमारे देश में आएगा, राइट, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो हमारे देश में एक नई क्रांति, टेक मैन्युफैक्चरिंग की क्रांति, रेवोल्यूशन हो सकता है। तो ऑफकोर्स इंडिया और चाइना को दोनों को एक विन विन स्ट्रेटजी क्रिएट करनी चाहिए और चाइना का जो स्टेटमेंट आया है इसको डेफिनेटली इग्नोर करना चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, वैक्सीन फर्स्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से कोविड-19 की वैक्सीन को डिलीवरी की जाए। ऑफकोर्स NDHM जो है ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी है, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों की, सिटीजन्स की मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पर स्टोर रहती है। लेकिन ये इतना भी बड़ा, इतना भी फैला हुआ कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। 15 अगस्त को इसको लॉन्च किया पायलट बेसिस पर। 6 यूनियन टेरिटरीज़ में ये चल रहा है, कुछ ही महीने हुए हैं, आज भी इसने अपनी रोबस्टनेस को प्रूव नहीं किया है। हमारे देश में फर्स्ट फेज जो होगा कोविड वैक्सीनेशन का, तो इसमें 30 करोड़ लोगों को हमें लगभग कवर करना होगा। 30 करोड़, वी आर टॉकिंग अबाउट 20% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो इतनी बड़ी मात्रा में ये NDHM जो हैं इतनी बड़ी डेटा की क्वांटिटी को हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज भी इसने कोई अपनी, जैसे मैंने आपको बताया कि रोबस्टनेस प्रूव नहीं की। अभी कुछ ही महीने हुए हैं इसके लॉन्च होने के। आधार के साथ भी हमने देखा था कि आधार को लॉन्च किया गया। ऑफ कोर्स आधार एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आधार में भी बहुत सारे ग्लिचेस हमें देखने को मिल गए, और ये जब समय जाता है तब जाकर ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो सिर्फ NDHM के माध्यम से अगर हम
वैक्सीनेशन को डिलीवर करने की बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी रिस्की थिंग। आईटी ग्लिचेस की वजह से वैक्सीन की डिलीवरी में कोई भी इश्यूज जो हैं वो नहीं होने चाहिए। एनडीएचएम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ केयर के लिए। एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक डॉक्टर के पास अपने पेशेंट की सारी मेडिकल हिस्ट्री रहेगी। इसके फ़ायदे दूसरे भी हैं, जैसे कि रिपीट टेस्ट प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएगी जब आपको पता है कि इनकी टेस्ट हो चुकी हैं, इनको बस अब वैक्सीनेशन ही देना है। तो ये कुछ इसके फ़ायदे हैं, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर रिलाय करना जो है ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। शायद इसी वजह से यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी ये क्लैरिफाई किया है कि ये मैंडेटरी नहीं है। आपके पास दूसरे ऐसे आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स हैं तो उनको भी सरकार जो है वो एक्सेप्ट करेगी। हमारे पास यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैं, जो इंद्रधनुष प्रोग्राम हैं, और पोलियो और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हमारे देश में चलते रहते हैं, और इसका जो रीच है काफ़ी अच्छा है। कोल्ड चेन स्टोरेज काफ़ी विकसित हैं। वैक्सीन का स्टॉक कैसे रखा जाता है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो ये जो अनुभव है, ये जो एक्सपीरियंस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए हमें वैक्सीन डिलीवरी के बारे में एक ऐसी सिस्टम डिज़ाइन करनी चाहिए जो सिंपल हो, जो सपल हो, जो फ्लेक्सिबल हो। राइट, तो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली अगर हम इस एनडीएचएम को टेस्ट कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको एक्सपांड कर रहे हैं, तो दैट्स ए गुड थिंग। लेकिन हमारे पास जो प्रूवन रास्ता है उसके ऊपर ही हमें चलना चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ए क्रूशियल सेशन। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक लाइव सेशन किया था, और उन्होंने ये अपील की है हमारे देशवासियों को कि ये जो फेस्टिवल सीज़न है, लगभग 1 महीने तक ये फेस्टिवल सीज़न चलेगा, तो हमें इसमें अपने गार्ड्स जो हैं वो डाउन नहीं करने हैं। हमें कोविड-19 के आंकड़े ड्रॉप हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको लाइटली लें। पिछले 6 महीनों का आंकड़ा आप देखिए, कई जगहों पर पॉलिटिकल रैलीज हुई, कई जगहों पर पार्टीज़ हुई, कई जगहों पर गैदरिंग्स हुई, कई जगहों पर चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में, अलग अलग जगहों पर लोग इकट्ठा हुए, और इसकी वजह से भी कोविड-19 में हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली। केरला एक बहुत ही स्टार्टिंग के टाइम पर हम केरला के केस को एनालाइज कर रहे थे, और हमने देखा कि कैसे केरला ने बहुत अच्छी तरीके से कोविड-19 के स्प्रेड को कंट्रोल कर लिया था। लेकिन ओणम फेस्टिवल के बाद वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा राइज देखने को मिला। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फिर से स्टार्ट करने के लिए अपने आंकड़ों को छुपा रहे हैं। कई जगह पर ऐसा हो रहा है कि जो रिकवरी है उसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन जो रिस्क है उसके बारे में बात नहीं की जा रही है, और इसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो धीरे धीरे अपने गार्ड्स जो हैं मास्क नहीं पहनते और हाथ मिलाने लगे हैं लोग, तो ये सारी चीज़ें अब हमें देखने को मिलती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। WHO ने भी ये बताया है कि जब तक इसकी वैक्सीन ना मिले तब तक हमें इसके साथ जीने की एक पैटर्न को चेंज करना होगा, हमें अडेप्ट होना पड़ेगा। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं मिलती है कोविड-19 की, तब तक हमें इसको सहना पड़ेगा। तब तक हम अपने आप को ऐसा फ्री नहीं रख सकते। वी कैन नॉट अलाउ आवर सेल्फ टू इंडल्ज इन दिस एक्टिविटीज़ कि हम मास्क ना पहने और इसको लाइटली लें। डेथ टोल आज भी 717 है हमारे देश में, लगभग 7.4 लाख जितने एक्टिव केसेस भी हैं हमारे देश में। तो आंकड़ा कम हुआ है, रोज़ के केसेस में भी एक ड्रॉप देखने को मिला है। आज भी एक न्यूज़ आइटम है कि लगभग 65-70,000 जितने लोगों की रिकवरी हुई और नए केसेस 53,000 रजिस्टर हुए। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये ज़ीरो तक हमें पहुंचाना है। तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, ये इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। लोगों को रियलिटी के साथ उनको बताना है कि हाँ, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें अपने घर पर रहकर, भीड़ में ना जाएं, भीड़ ना करें, और गार्ड्स को तो लोअर बिल्कुल नहीं करना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, इन वेस्ट एशिया इट्स ए ब्लीक फ्यूचर अमिड अमेरिका फेडिंग। मिस्टर ट्रंप अब कुछ ही दिनों में इलेक्शन फेस करेंगे, और कुछ टाइम पहले सितंबर की बात है जब यूएई और बहरीन के बीच में, बहरीन ये दोनों देश और इजराइल के बीच में एक डील हुई, और इस डील को मिस्टर ट्रंप ने बताया कि एक नया
मिडल ईस्ट में एक नया सूर्योदय हुआ है इससे, ए न्यू डॉन इन द मिडल ईस्ट, अब्राहम एकॉर्ड्स। आप जानते होंगे इसके बारे में, हमने इसके बारे में भी काफ़ी डिस्कशन की थी। ये सारे देश जो हैं इज़राइल और अरबिक कंट्रीज़, इज़राइल एक ज्यूइश कंट्री हैं और पैलेस्टाइन के साथ उनका जो पुराना एक इश्यू है, तो अरबिक कंट्रीज़ जो हैं वो पैलेस्टीनियन लोगों को सपोर्ट करते थे और इसको लेकर फिर अरब वर्ल्ड और इज़राइल के बीच में युद्ध भी हुए हैं, इश्यूज़ भी हुए हैं, लेकिन फाइनली ये एक अब्राहम एकॉर्ड साइन हुआ है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसकी बहुत तारीफ़ की और प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना यह है कि एक बहुत बड़ी जीत है, डिप्लोमेटिक विक्ट्री है यूएसए के लिए। लेकिन मिस्टर ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अगर हम देखें, ख़ास करके हम बात कर रहे हैं वेस्ट एशिया के बारे में, तो यूएसए और तालिबान के बीच में जो डील हुई, हमने इसकी रियलिटी को देखा कि कैसे इसमें फ़ायदा यूएसए का है, तालिबान का है, लेकिन अफ़गान के लोगों का और अफ़गानिस्तान सरकार का मुझे नहीं लगता इसमें कोई ख़ास फ़ायदा है। नॉर्थ कोरिया के लीडर के साथ 2 मीटिंग्स हुई मिस्टर ट्रंप की। ये पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि कोई प्रेसिडेंट जो हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट ने नॉर्थ कोरिया के लीडर के साथ एक मीटिंग की, लेकिन ये मीटिंग जो है इसका कोई ख़ास रिज़ल्ट हमें देखने को नहीं मिला। ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन ईरान और ज़्यादा एग्रेसिव बन गया। पैलेस्टीनियन ये जो डील ऑफ द सेंचुरी है, ये अब्राहम एकॉर्ड हैं, ये अरबिक वर्ल्ड और अरबिक देश और इज़राइल के लिए अच्छी बात होगी, लेकिन पैलेस्टीनियन का जो प्रश्न है वो आज भी सॉल्व नहीं हुआ है। चाइना के साथ ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई, ऐसा लगा कि चाइना को कुचल देगा यूएसए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाइना जो है वो और एग्रेसिव बन गया। चाइना जो है वो आज भी, मीन्स एक लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं ये ट्रेड वॉर चल रहा है। बाराक ओबामा को पता चल गया था जब वो अपने सेकंड टेन्योर में थे, तब उनको लगा कि यूएसए जो है वो वेस्ट एशिया में, नॉर्थ अफ्रीका में ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो रहा है और उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल ईरान के साथ एक JCPOA, बताइए JCPOA का फुल फॉर्म क्या है? इसको नॉर्मली या फिर इसका दूसरा नाम है ईरान न्यूक्लियर डील। तो यूएसए ने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन की, इसमें दूसरे देश भी शामिल थे। इसमें P5+1 यानी कि परमानेंट 5 मेंबर्स और जर्मनी, ये देशों ने मिलकर ईरान के साथ एक डील की जिसका ऑफिशियल नाम है JCPOA। तो इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपके लिए आज का एक प्रश्न है। तो ये डील साइन की थी ईरान के साथ, सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो रहे थे और फिर बाराक ओबामा इलेक्शन मीन्स उनकी पार्टी हार गई और फिर मिस्टर ट्रंप आए, इन्होंने इस डील में से वो निकल गए। बाकी के देश बता रहे थे कि ईरान सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी यूएसए जो है वो इसमें से निकल गया। और आज देखिए कि ईरान भी यूएसए के लिए बहुत सारे ट्रबल्स क्रिएट कर रहा है। सीरिया में रशिया ने चेकमेट दे दिया। रशिया में यूएसए भी इन्वॉल्व था, लेकिन सीरिया में यूएसए भी इन्वॉल्व था, लेकिन रशिया और सीरिया के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ से यूएसए को निकलना पड़ा, उसका कोई फ़िलहाल रोल ही नहीं रहा है। लीबिया में इंटरवेंशन किया, इसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। वक्त आ गया था कि इज़राइल बहुत ही अनकंट्रोलेबल था, अटैक्स कर रहा था, चीज़ों को मान नहीं रहा था और जो अरेबिक एलाइज यानी कि फ्रेंड्स थे, सऊदी अरेबिया, UAE, ये सारे देश भी यूएसए से काफ़ी अपसेट हो गए थे बिकॉज ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स पॉलिसी। ईरान ने, पता है कुछ टाइम पहले की बात है जब सऊदी ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक किया था, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से कार्गो शिप्स जो हैं उनको ब्लॉक कर दिया था। अमेरिकन ट्रूप्स के ऊपर भी रॉकेट अटैक्स ईरान ने किए। तो यूएसए को ये लगा कि ईरान को और सैंक्शंस लगाएंगे, उनको और ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ईरान जो है वो चुप बैठेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने नए फ्रेंड्स बना लिए, राइट। उनके शिया रेबल्स जो हैं वो इराक में, यमन में, इन सारी जगहों पर काफ़ी एक्टिव हैं और इनफैक्ट यूएसए की ये सिचुएशन हो गई कि बगदाद में जो उनकी एम्बेसी है उनको बंद करना पड़ा। नए फ्रेंड्स में टर्की ईरान के साथ मिल चुका है और दूसरे देशों को भी वो एक टीम बना रहे हैं जिससे कि ये जो पूरा वेस्ट एशिया है उसमें टर्की और ईरान ये दोनों मिलकर ये पूरे रीजन को कंट्रोल करें। यूएसए ने बहुत व्हाट वी से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टू बी प्रिसाइज बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए
अमेरिका की एम्बेसी को तेल अवीव में से शिफ्ट करके जेरूसलम में शिफ्ट कर दी और ख़ुद बता दिया कि जेरूसलम ही इज़राइल का कैपिटल है। फ़लस्तीन और दूसरे जो देश हैं, एक ऐसा देश जो दोनों के बीच में प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम कर रहा था, अब इस देश ने एक साइड ले ली कि हम इज़राइल के साथ हैं। सीरिया के साथ भी ये हुआ कि गोलन हाइट्स का जो इश्यू था, तो इसमें भी ये बता दिया कि गोलन हाइट्स जो हैं ये इज़राइल का पार्ट हैं। तो ये सारे इश्यूज़ में मीन्स ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मिस्टर ट्रंप काफ़ी फेल हुए हैं। तो अब पता नहीं कि ये अब्राहम अकॉर्ड भी कितना सक्सेसफुल होगा। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं, इनको PDF को डाउनलोड करने के बाद आप इसको देख लीजिएगा। राइट, ये मैं इसकी बात कर रहा था डेली रिकवरीज के बारे में। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। एंजॉय योर स्टडीज। जय हिंद।